नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग बीके राजा, सभी का हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। हाँ जी, सोनिया गुर्जर, किरण, प्रदीप, बोर्ड, आप सभी मित्रों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स के सवालों की जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। उन सभी विषयों पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, आज 31 जनवरी है। आपको पता भी नहीं चला होगा वर्ष 2022 का एक महीना कैसे निकल गया होगा। तो इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे आज, जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपके लिए पहला सवाल जो है वो देखिए मेरे मित्रों, क्या है। यह है आज का पहला सवाल, आपकी स्क्रीन पर रहा। जरा बताइएगा इसका सही जवाब। देखते हैं क्या है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल मनाया गया, गांव गांव गली गली में स्थानीय जो स्वशासन की इकाइयां हैं उनके द्वारा भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। वर्ष 2022 के इस दिवस की थीम क्या रही, ये आपको बताना है। यानी वर्ष 2022 जो है इसकी थीम के बारे में हमें देखना है। कुष्ठ निवारण दिवस जो है वो मनाया जाता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबके द्वारा इस दिशा में प्रयास जो है वो किए जाते हैं। यानी लेप्रोसी जो है, लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रो जो है, इसे इसका जो बैक्टीरिया है यानी जीवाणु जनित रोग है, ये ध्यान रखना मेरे मित्रों। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग जो है वो है कौन सा? आपका कुष्ठ रोग है। इसके अलावा हम बात करें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या माइक्रो बैक्टीरियम बैक्टीरियम लेप्री जो है वो इस रोग का क्या है? जीवाणु है, जिसके बारे में हमें बातचीत देखनी है। तो यहां पर दे रखा है कि 30 जनवरी को इसके बारे में दिवस मनाया जाता है। 2022 के इस वर्ष की थीम जो है वो क्या रही? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी है, यूनाइटेड फॉर सिटीजन है, कुष्ठ की जागरूकता मानव जीवन के लिए आवश्यक है, या कुष्ठ का अंत मानव का अंत है। तो ये सब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ल्यूप्रेसी जो है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देते हैं। अभी देखिए, हाँ आपको हो सकता है यहां से ये दिखाई नहीं दिया हो, तो ये लो जी मित्रों, आपके सामने सवाल यहां रख दिया मैंने। अब तो मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है कि कुष्ठ निवारण जो है, ये निवारण दिवस 30 को जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 2022 के इस दिवस की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब जो है वो आपका है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी जो है। यूनाइटेड फॉर क्या है? डिग्निटी है। क्योंकि जो लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाते हैं, कुष्ठ रोग से जो ग्रसित हो जाते हैं, वो सामाजिक रूप से और अपने आप को क्या करते हैं? पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि यह रोग जो है वो व्यक्ति के मन को कहीं ना कहीं इस प्रकार बना देता है, क्योंकि जिस प्रकार दलित, पिछड़े, इन लोगों के प्रति पुराने जमाने में लोगों के मन में जिस प्रकार की भावना थी, और अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी प्रगति होने के बावजूद भी कई कई जगह से इस प्रकार की घटनाएं जो है वो आती रहती है। ठीक इसी प्रकार कुष्ठ रोग से ग्रसित जो रोग है, रोगी है, उसके मन में भी इस प्रकार की बातें जो है वो आती रहती है। तो इसे जो है हंसियाकार रोग, आपने पढ़ा होगा कहीं भी, हंसिए जैसे इसके हाथ और जो है वो हो जाते हैं, तो हेंसन्स रोग भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेंसन्स रोग भी इसे कहा जाता है। हेंसन्स रोग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि हाथ की अंगुलियां और ये सब जो है वो मोटे हो जाते हैं, दानेदार बन जाते हैं। इससे अन्य रोगों को भी क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही जवाब जो है वो है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी जो है, इस प्रकार की थीम इस वर्ष की रही है। और कुष्ठ में सबसे ज्यादा देखिए, कुष्ठ के जो रोगी हैं वो एक तो आपका एशिया है, एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप है, इन अफ्रीकी देश और एशिया के देश जो हैं, यहां सबसे ज्यादा जो है वो इसके रोगी क्या है? मिलते हैं। एशिया और अफ्रीका इससे सबसे ज्यादा क्या है? ग्रसित है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। आपका अगला सवाल जो हमारी स्क्रीन पर है वो ये है कि 30 जनवरी 2022 को शहीद दिवस के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो अहिंसा के पुजारी, ठीक है, महात्मा गांधी, 30 जनवरी को आपको पता है इनकी हत्या कर दी गई थी। तो यहां पर इनकी कौन सी पुण्यतिथि हाल ही में मनाई गई है? इनके द्वारा देखिएगा, पहले अफ्रीका गए, अफ्रीका से वापस हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान आकर चंपारण, ठीक है, चंपारण कहां पर है? बिहार में चंपारण है। अहमदाबाद मील मजदूर है, अहमदाबाद मील मजदूर है। इसके बाद खेड़ा आंदोलन है। ये सब आंदोलन हो, चाहे इसके अलावा इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो,
चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन। इसके अलावा मेरे मित्रों चाहे वो दांडी मार्च हो, क्या है, दांडी मार्च इनका रहा हो। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन है, क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन है। इनके माध्यम से देश को आजादी दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इन सब के अंदर इन्होंने किस सूत्र का पालन किया, अहिंसा के बल पर क्या हासिल करनी है, आजादी हासिल करनी है। तो चंपारण हो, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, सविनय अवज्ञा हो, असहयोग आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो। इसके अलावा जो खिलाफत आंदोलन चला था उसमें भी भूमिका रही है। तो खिलाफत का आंदोलन हो, चाहे कौन सा खिलाफत आंदोलन हो, इन सब आंदोलनों में आपको पता है तुर्की का जो शाह था या फिर तुर्की का जो सम्राट होता था उसको खलीफा के रूप में माना जाता था। उस समय अंग्रेजों ने जो है वो उसको विघटित करने का, अलग अलग विभाजित करने का जो सपना देखा था, उस सपने को भी नाकाम करने की कोशिश की गई थी इन सब के द्वारा। तो ये सारी बातें जो है वो इन सब से जुड़ी हुई है। और महात्मा गांधी की जो समाधि है वो राजघाट पर बनी हुई है, जहां पर हर राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर, राजघाट में बनी हुई है, यहां पर हर पर्व के अवसर पर क्या किया जाता है, देश के राष्ट्राध्यक्ष और देश के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा यहां पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं हर दिन जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व होता है। तो 30 जनवरी 2022 को यह दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर देखिए 32वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं कौन सी अभी हाल ही में इनमें से यह मनाई गई। तो आपका सही जवाब इसमें है 74वीं जो है। हाँ जी, तो चलिए इसका सही जवाब क्या है, 74वां, यानी 74वीं पुण्यतिथि जो है वो अभी हाल ही में क्या की गई है, मनाई गई है। हाँ जी, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब शुरुआती दौर में महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे उस समय आपको पता होगा विश्व युद्ध चल रहा था और विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग करने की पूरी कोशिश की थी। पहले इनका यह मानना था कि अंग्रेज जो है वो सहयोग के माध्यम से हमें आजादी दे देंगे, हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे तो एक समय बाद अंग्रेज हमारा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो इनके संदर्भ में भी हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो मेरे हिसाब से ये सवाल आपको समझ में आ गया, 74वां इसका सही जवाब होगा। चलिए अब अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा क्या है। ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित हम कल भी बातचीत कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज हम पुरुष एकल की बात करेंगे। रात्रि को खेले गए मुकाबले में हिंदुस्तान के हिसाब से रात्रि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है। पुरुष एकल का मुकाबला जो हुआ है वो मुकाबला किस किस के बीच हुआ, पहले तो यही ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का जो है वो डेनियल मेदवेदेव और राफेल नडाल के बीच में खेला गया, जिसमें रूस के कौन है, मेदवेदेव है। रूसी खिलाड़ी जो है वो कौन है, डेनियल यानी मेदवेदेव जो है वो रूसी खिलाड़ी रहे। इसके अलावा राफेल नडाल के बीच में खेला गया जो कि एक स्पेन के खिलाड़ी है। कहां के हैं, स्पेनिश खिलाड़ी हैं। स्पेनिश खिलाड़ी जो है वो राफेल नडाल है। इनके बीच में जो है वो फाइनल मुकाबला खेला गया कल। फाइनल मुकाबला जो है वो इन दोनों के बीच में खेला गया, जिसमें राफेल नडाल ने किसको हराकर, डेनियल मेदवेदेव को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो अपने जीवन की है उसको क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो स्पेनिश खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इन्होंने जीत लिया है। और यहां पर नोवाक जोकोविच है, इन्होंने इस बार भाग ही नहीं लिया, इन्होंने इस बार इसमें भाग ही नहीं लिया। डेनियल कोलिंस जो है और एक है आपका बार्टी, एसिला बार्टी का नाम आपने सुना होगा। ये बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है भाई, ध्यान रखना। हो सकता है कल मेरे से जापानी खिलाड़ी निकल गया होगा, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। नोआमी ओसाका जो है, ओसाका एक खिलाड़ी है, ओसाका, नोआमी ओसाका। ये ओसाका जो है वो जापान की है। कहां की है, जापान की है। ये नोआमी ओसाका जापान की है। और एस्ला बार्टी जो है, एस्ला बार्टी जो है ये कहां की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो डेनियल कोलिंस जो है, डेनियल कोलिंस कहां की है, अमेरिका की है। डेनियल कोलिंस जो है वो अमेरिका की है। अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की एस्ला बार्टी के बीच में जो मुकाबला हुआ वो महिला एकल का था। किसका था, महिला एकल का मुकाबला। महिला एकल का मुकाबला जो है वो फाइनल किस किस के बीच में हुआ, तो डेनियल कोलिंस और एस्ला बार्टी के बीच में हुआ, जिसमें डेनियल कोलिंस जो है वो उप विजेता रही, उप विजेता इसके अंतर्गत रही। और एस्ला बार्टी जो है, एस्ला बार्टी इसमें क्या रही थी, विजेता रही थी। ये पक्का सवाल याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो इसमें राफेल नडाल जो है वो क्या रहे, विजेता रहे। राफेल नडाल जो है वो इसमें विजेता रहे और डेनियल मेदवेदेव जो है वो उप विजेता रहे। क्या रहे,
उप विजेता इसमें कौन रहे, तो ये याद कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको सर गलत, ठीक है, हाँ जी, हाँ चलिए। अरे यहां ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच इस प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले नहीं है मेरे मित्रों, ठीक है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन एस्ला बार्टी, ऑस्ट्रेलिया महिला पुरुष राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और पिछली बार का जो अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता थी, वर्ष की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता पिछले वर्ष की थी, उसमें ध्यान रखना दोनों फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ था, यानी जिसे हम विंबलडन ओपन के नाम से जानते हैं, उसमें फाइनल मुकाबला मेदवेदेव व किसके बीच में हुआ था, जोकोविच के बीच हुआ था। पिछली बार का जो है वो जोकोविच और इन दोनों के बीच में हुआ, जिसमें फाइनल जो है वो मेदवेदेव ने जोकोविच को हराकर जीता था। पिछले वर्ष का अंतिम जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, इधर तो राफेल उड़ाना है, और राफेल कौन उड़ाएगा, बाल्टी लेकर उड़ाना है। राफेल को क्या लेकर उड़ाना है, बाल्टी लेकर उड़ाना है। तो जैसे जब राफेल का विवाद चला था तो राहुल गांधी जैसे उड़ाते थे, तो वैसे उड़ाना है। ये आपकी बाल्टी है, और इस बाल्टी के साथ साथ आपको क्या उड़ा देना है, राफेल उड़ा देना है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए मेरे मित्रों, ये सवाल आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इस पर सवाल आ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहां डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने इस प्रतियोगिता में अपना क्या कर लिया है, यह जीवन का 21वां ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है वो जीत कर दर्ज कर ली है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल जो है वो क्या है, जरा देखिएगा। एक ऐसा पहला राज्य है जिसने विधानसभा चुनाव में पहली बार जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, देह व्यापार करने वाली जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनमें मतदान में शामिल किया जा रहा है, ऐसा जो राज्य है वो पहला कौन सा है। अभी आपको पता है 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या है, 5 राज्य की विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे बड़ा सूबा जो है वो उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है, उसके बाद आपका पंजाब है, और पंजाब के बाद आपका यहाँ पर क्या है, गोवा है, और गोवा के बाद आपका मणिपुर है। इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जो विधानसभा की है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश की है। पहले इसे जो भाग है, यानी जो आपका यहां पर संयुक्त प्रांत जो है भारत का, ये वाला प्रांत, इस प्रांत के रूप में जाना जाता था। बाद में क्या कर दिया गया, इससे उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। पंजाब, गोवा, मणिपुर, ये सब बातें अभी अपन और करने वाले हैं। तो पहला ऐसा राज्य जिसके विधानसभा चुनाव में पहली बार इनकी वोटर आईडी कार्ड भी बनाया गया है, ठीक है। यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया गया, चुनाव आयोग जो है, इस चुनाव आयोग की पहल पर ऐसा किया गया है, इनकी वोटर आईडी कार्ड भी बनाया गया है। वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि इनकी वोटर आईडी कार्ड बनाना बहुत मुश्किल काम है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये अपनी पहचान छुपाते हैं। ये लोग किसी के सामने इस पहचान को नहीं रखना चाहते, और मूल रूप से जिस स्थान पर ये रहते हैं वहां के ये होते नहीं है। तो सबसे ज्यादा इस प्रकार के जो वर्कर्स हैं वो कहां काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा इस प्रकार के वर्कर्स गोवा में काम करते हैं। सबसे ज्यादा कहां काम करते हैं, गोवा में काम करते हैं। तो गोवा की विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों में इस प्रकार की बात सामने आई है कि यहां पर अभी इनकी वोटर आईडी कार्ड बनाकर पहली बार ये विधानसभा में अपना चुनाव जो है वो क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं। तो यहां पर पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव है नहीं। तो अभी और बात करते हैं इनके संदर्भ में कि भाई और क्या क्या है। इन राज्यों के गठन के बारे में भी आपको मैंने कई बार बताया है, लेकिन एक बार फिर थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। यहां देखिए, अगर राज्यों के हिसाब से हम बात करें तो गोवा की बात मैंने कई बार आप लोगों को बताई है। 1961 का वर्ष आपको बता रखा है मैंने। यहां पर 3 चीजें थी, एक तो था गोवा, एक था दमन, और एक क्या था, द्वीप था। दमन और क्या था, द्वीप था। ये सब जो है वो पुर्तगालियों के अधीन थे। पहले क्या थे, पुर्तगालियों के अधीन थे। 1961 में इसे पुर्तगालियों से हमने स्वतंत्र कराया। फिर हमने किया यहां पर 12वां संविधान संशोधन किया वर्ष 1962 में। वर्ष 1962 में संविधान में संशोधन करते हुए क्या कर दिया, इनका भारत में विलय कर लिया। भारत में क्या कर लिया, भारत में इनका विलय हो गया। और विलय होते ही हमें पता है कि हमने क्या कर दिया, इन सभी को किसके रूप में दर्जा दे दिया, यानी ये जो हमारा दमन एवं दीप है इनको तो यूटी बना दिया, और बाद में हमने गोवा को क्या कर दिया, एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो प्रदान कर दिया था। तो ये सब बातें आप जानते हैं। और सिक्किम के बारे में भी 2 संविधान संशोधन मैंने आपको बार बार बता रखे। एक तो 35वां संविधान संशोधन है, और एक कौन सा, 36वां संविधान संशोधन।
पूर्ण राज्य का दर्जा उसे हमने 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया था, प्रदान कर दिया था। सिक्किम को पहले एक रक्षित राज्य बनाया गया था, उसके बाद इसे संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था 35वां संविधान संशोधन करके, और 1975 में फिर हमने 36वां संविधान संशोधन किया, और ये किया था 1974 में ये करके हमने पूर्ण राज्य का दर्जा हमने प्रदान कर दिया, और इससे पहले हमने यहाँ पर जनमत संग्रह भी करवाया था। तो ये सारी बातें यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। 1961 जो है वो आपको थोड़ा देख लेना है। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। सिक्किम में चांग्याल जो शासक थे, क्या थे, चांग्याल शासक, चांग्याल, इन शासकों का यहाँ पर क्या था, आधिपत्य रहता था। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, जरा देखो। ये है आपका नेक्स्ट सवाल। भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। ये बात एकदम सही है। इनके संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है अभी हाल ही में, और इसके बारे में आपको यह बताना है कि भाई मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, इसके संदर्भ में सत्य कथन बताइए। वी अनंत नागेश्वर, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर जो है ये आपका है यहाँ पर। के वी सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, ये बात एकदम सही है। 1985 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से इन्होंने एमबीए किया है, यानी आईआईएम जो है, आईआईएम अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद, इससे इन्होंने 1985 में जो है वो अपना एमबीए की जो डिग्री है वो यहां से इन्होंने की है। फिर है आईएफएमआर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन रह चुके हैं। इसके अलावा सिंगापुर जैसे देशों में कई इन्होंने इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज में एक प्रोफेसर के तौर पर भी क्या किया है, काम किया है। तो आपको एक तो ध्यान रखना किसका स्थान लेंगे, केवी सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है ये प्रधानमंत्री के अब क्या रहेंगे, आर्थिक सलाहकार के रूप में भूमिका निभाएंगे। नाम जरूर याद रखना, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर है। आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, हालांकि कल मैंने इस पर पूरी बातचीत आप लोगों से कर ली थी अनंत नागेश्वर वाले सवाल पर, लेकिन फिर भी मैंने आज एक बार वापस रख दिया है। अच्छा, एक ऑप्शन वाला सवाल जिसमें 100% आपका उत्तर सही होगा। एमएलए पीएमएलए है, ये क्या है, पीएमएलए, पीएमएलए है, जिसका पूरा नाम आगे लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इसका नाम है। इसके एक निर्णायक प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है पहले ही। इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, तो आपके सामने नाम वैसे ही है जैसे आपको पता है, विनोदानंद झा जो है इनको बनाया गया। तो आपको एक सवाल 100% सही जवाब इसका मिला है। तो यहां ध्यान रखिएगा क्या है, पीएमएलए क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसको लेकर एक निर्णायक प्राधिकरण का जो गठन कर रखा है, उस प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो विनोदानंद झा जो है इनका चुनाव इसके लिए किया गया। विनोदानंद झा का चुनाव इसके लिए किया गया है। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया, एक ही ऑप्शन इसके अंदर था। अगला सवाल आपके सामने जो है वो आपका है, हाल ही में माई CGHS मोबाइल ऐप के द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दो मोबाइल ऐप आपको जरूर ध्यान रखने हैं। एक तो डिजिटल संसद नाम का, ठीक है, डिजिटल संसद नाम का। संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है और आज आर्थिक समीक्षा केंद्र सरकार की जारी होगी। कल जो है वो केंद्र सरकार का बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहां पर तो था डिजिटल संसद जो है, इस नाम से मोबाइल ऐप का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। यानी एक मोबाइल ऐप डिजिटल संसद नाम से लॉन्च किया गया है। यहां पर ये गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आजकल यूपी चुनाव में, सहकारिता मंत्री आजकल यूपी चुनाव में व्यस्त हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर युवा एवं खेल मंत्रालय जो है इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। इसके अलावा इनके पास दूरसंचार विभाग जो है वो भी इनके पास जिम्मेदारी है। हाल ही में माई CGHS मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं वो डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया है। ये कौन से मंत्री हैं भैया, चिकित्सा मंत्री हैं। चिकित्सा मंत्रालय का प्रभार इनके पास है। माई CGS का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ जो सेक्टर है या सर्विस है उसको लेकर है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस जो है
इसका पूरा नाम है माई सेंटर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब जो है वो डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जो है इनके द्वारा अभी हाल ही में इस प्रकार का एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। और अभी आपको पता होगा कोविड की जो भारत में 2 वैक्सीन बन रही थी, उन वैक्सीन को मार्केट में भी उतारे जाने की क्या कर दी गई है, मंजूरी प्रदान कर दी गई है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ उन्हें मार्केट में बेचे जाने की अनुमति अभी हाल ही में प्रदान की है, जिसमें भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा बनाई जा रही जो वैक्सीन है उसको मोबाइल मार्केट में भी क्या किया जा रहा है, बेचा जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे मित्रों, यह है नेक्स्ट सवाल, विश्व के सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022 के मध्य तक कौन सी कंपनी लाने जा रही है? विश्व के सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर है, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर को कौन सी कंपनी लाने जा रही है? विश्व के सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर जो है वो 2022 के मध्य तक कौन सी कंपनी जो है वो लाने जा रही है? ठीक है, चलिए बताइए। सुख, विश्व के सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022 के मध्य तक जो कंप्यूटर है, एआई पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर विश्व के सबसे तेज वाला बताया जा रहा है। इस कंप्यूटर को कौन सी कंपनी जो है वो लाने जा रही है? गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है या ट्विटर है या मेटा है? यहां पर पराग अग्रवाल जो है, देखिए भारत में दुनिया की धाक कैसे है, पराग अग्रवाल जो है वो इसके क्या है? सीईओ हैं। ठीक है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला है, सत्य नडेला है यहां पर। इसके अलावा यहां सुंदर पिचई है, क्या है? सुंदर पिचई है, पिचई। इनमें से किसको अभी हाल ही में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया, ये भी बताइए। मेटा या ये है आपकी फेसबुक, फेसबुक का ही नाम क्या है? मेटा है, जिसके है मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, जुकरबर्ग जो है वो इसके क्या है? सीईओ हैं। ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो विश्व का सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022 के मध्य तक कौन सी कंपनी जो है वो लाने जा रही है? तो इसका सही जवाब जो है वो आपका कौन सा है? मेटा है। मेटा कंपनी ऐसा करने वाली है। ट्विटर के द्वारा अभी हाल ही में जो 5 राज्य जो हैं, 5 राज्यों की विधानसभा जो चुनाव होने हैं, इसके लिए जो क्या किया जा रहा है, चुनाव के लिए एक पूरा प्रचार अभियान नहीं चलाकर इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रचार के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्विटर के द्वारा जागरूकता अभियान चुनाव को लेकर के चलाया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, आप सभी एकदम सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो मेटा नाम किसका है? फेसबुक का नाम बदलकर ही क्या कर दिया गया है? मेटा नाम किया गया है। गूगल आप लोग सब जानते ही हैं भैया, गूगल जो है, ठीक है, सुंदर पिचई है। माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला है। ट्विटर पराग अग्रवाल है, राजस्थान के अजमेर से संबंधित है। और राजस्थान के अजमेर में अगर बात करें, राजस्थान के अजमेर की, तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए, उसमें गौरी माहेश्वरी जो है, कौन है? गौरी माहेश्वरी, माहेश्वरी जो है उसको क्या किया गया? गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो सुलेख के लिए दिया गया। किसके लिए? सुलेख के लिए दिया गया। और अजमेर आजकल ऐसे भी चर्चा में, एक तो रीट का मामला जो चल रहा है उसको लेकर है, और उसमें जो 2 बड़े मंत्री राजस्थान सरकार के रहे हैं मित्रों, जब तक अन्याय के खिलाफ आवाजें जब नहीं उठी है, तब इन सत्ता शासकों ने सबका क्या किया है? शोषण किया है। और यही वर्तमान में चल रहा है। आवाज कोई उठाए नहीं उठाए, बिहार में एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर इतनी बड़ी आवाज उठी कि केंद्र सरकार के मंत्रियों तक को सामने आना पड़ा, और केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी के कई नेताओं को आकर जवाब देना पड़ा। लेकिन यहां राज्य में ऐसा है, अंधी पीछे कुत्ता खाए वो वाली कहानी है। और यहां पर ये पेपर पूर्णतः बिक चुका, ये सब लोग कह चुके हैं, सब आउट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी राज्य सरकार जो वो मूक दर्शक बनी हुई है, और सामने बोलने वाला कोई है नहीं है, उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। लेकिन इस देश का युवा जागरूक होना चाहिए, सब कुछ संभव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें राजस्थान सरकार के 2 बड़े मंत्री जो हैं, इनका सबसे बड़ा घोटाला है। इसके बाद जो छोटी छोटी मछलियां जिनको कह रहे हैं वो पकड़ी जानी स्वाभाविक ही है। तो ये सब अजमेर में खेल खेला जा रहा है। इसके अलावा आरपीएससी का मुख्यालय भी अजमेर में, और आरपीएससी के नए चेयरमैन जो हैं वो अभी हाल ही में, मुझे ये लगता है कि किसी व्यक्ति को अगर बनाया जाएगा तो नाम सबसे आगे जिनका आ रहा है वो जो हमारे वर्तमान के
चीफ सेक्रेटरी हैं उनका नाम सबसे सामने आ रहा है, क्योंकि अब वो अपने पद से रिटायर हो चुके हैं और अब उनको आरपीएससी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आरपीएससी जो है, इनके कार्यकारी जो अभी बने हुए थे शिव सिंह राठौड़, वो अभी चले गए हैं, तो अभी इनके स्थान पर हो सकता है आर्य साहब को ये जगह मिल जाए। तो ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही जवाब जो सवाल पूछा उसका क्या है, मेटा सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा स्थान पीछे रह ही नहीं सकता, हम पीछे कभी है ही नहीं भ्रष्टाचार के मामले में। हमारे यहाँ चाणक्य भी कह गए कि भैया जिस प्रकार चिंटियां जो है वो नाज को नहीं छोड़ती है, उनके बिना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार इस देश में भी भ्रष्टाचार मिटाना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो यहां पर क्या है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है। टोटल कुल 180 देशों को लेकर, कुल 180 देशों को लेकर यह क्या किया गया है, जारी किया गया है। उसमें से पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी स्थिति यह है, पाकिस्तान का 180 देशों में से 140वां स्थान पाकिस्तान का है। इसके अलावा 2020 में हमारा यह स्थान था, हमारी प्रगति तो बहुत होती है, 2020 में हमारा यह स्थान था और वर्ष 2021 में भारत का यह स्थान बन गया है। 2021 में भारत का यह स्थान बन चुका है, 85 नंबर पर भारत है टोटल 180 देशों में से, यानी 180 देश कुल हैं, उनमें से भारत का कौन सा स्थान है, 85वां स्थान है। और यह आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को लेकर जो आंकड़ा आया है वो है, और पाकिस्तान का इसमें 140वां स्थान है। बस हमसे आगे ये नहीं निकलना चाहिए, बाकी हमारी दुनिया से कोई किसी भी प्रकार का कंपटीशन है नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, 85 है। 2021 में भारत का 85वां स्थान इसमें रहा है। चलिए जी अगला सवाल जरा देखिए क्या है। ये सवाल पद्म पुरस्कारों से संबंधित है। पद्म पुरस्कार 2022 जो है उसमें कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि मैंने ये बात कई बार आपको बताई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा सवाल आप तक पहुंचे तो सवाल मैंने बना दिया। पद्म विभूषण कितने ऐसे लोगों को दिया गया जो मरणोपरांत हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए टोटल पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया। उसके बाद 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 107 लोग जो हैं इनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको 2 बातें याद रखनी है, यहां से राजस्थान के 2 व्यक्तियों के नाम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है राजीव महर्षि का नाम, राजीव महर्षि जिनको सिविल सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा राजस्थान के एक है देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र क्या है, झाझड़िया है। और ध्यान रखना देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के सादुलपुर जो है, चूरू जिले की सादुलपुर तहसील से, सादुलपुर का नाम बीकानेर के शासक सादुल सिंह के नाम पर रखा गया। और सादुल सिंह वो पहले शासक थे जिन्होंने भारत में एकीकरण किया, अपनी रियासत का सबसे पहले, राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने ऐसा किया। तो देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि। इसके बाद इनमें भी कितने नाम है, इनमें 3 नाम है राजस्थान के। क्या क्या नाम है, एक है अवनी लखेरा, अवनी लेखरा नाम है इनका, अवनी लेखरा जयपुर से संबंधित है। इसके बाद दूसरा और तीसरा नाम तो बहुत आसान है, आपको याद करना है। राम पर क्या, राम ने हम पर दया कर रखी है इसलिए हम ये सब देख पा रहे हैं, रामदयाल शर्मा जी हैं। इसके अलावा मेरे मित्रों आपको एक नाम और याद करना है, वो चंद्र याद करना है। चंद्रमा हमें क्या देता है, प्रकाश देता है, तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो वो है वो नाम याद करना है। ये 2 व्यक्ति हैं जिनको कला क्षेत्र में दिया गया, ये खेल क्षेत्र में, ये खेल क्षेत्र में, ये सिविल सेवा के क्षेत्र में, ये पुरस्कार आपको याद करना है। इसके अलावा अगर पद्म विभूषण के टोटल 4 व्यक्तियों की बात करें तो प्रभा अत्रे का नाम आपको ध्यान रखना है। प्रभा अत्रे जो है ये कला क्षेत्र से संबंधित है, किससे है, कला क्षेत्र से संबंधित है। और इनका जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है मेरे मित्रों, ये जरूर ध्यान रखना। इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया, इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया। शेष इसमें से जो 3 व्यक्ति बच गए वो तीनों को क्या दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया। तो 3 व्यक्ति जो हैं उनमें कौन कौन से हैं, तो पहले व्यक्ति है आपके जनरल विपिन रावत साहब जो है, इनको मरणोपरांत दिया गया। इसके अलावा हमारे पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी जो हैं, कल्याण सिंह जी जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये उत्तराखंड से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने, राजस्थान के राज्यपाल बने। इसके अलावा राधेश्याम खेमका का नाम, राधेश्याम क्या है, राधेश्याम खेमका। ऐसे आप इन सबको रटने की तरह एकदम ऐसे याद करो, नींद में भी अगर आए तो आप इनको धड़ाधड़ लिख पाओ। तो राधेश्याम खेमका जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर जो है, गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित है। इनका भी संबंध कहां से है, उत्तर प्रदेश से। तो ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्या दिया गया है, मरणोपरांत इस पुरस्कार से क्या किया गया है, नवाजा गया है।
तो आपसे यही पूछा है कि मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया, 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। आपके पेपर में इनमें से एक सवाल छपेगा, पक्का है, निश्चित है, आएगा ही आएगा। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। तो अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान का पहला ही सवाल क्या है जरा देखिए। कल के दिन क्या हुआ जरा देखो यहां राजस्थान में। हाल ही में हिंदुस्तानी साहित्य सभा दिल्ली का वर्ष 2021 का साहित्य क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार काका साहेब कालेलकर राष्ट्रीय प्रोत्साहन सम्मान हाल ही में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सोनी को, देवेंद्र झाझड़िया को, रामदयाल शर्मा को या कलराज मिश्र को? इनमें से किसे? हिंदुस्तानी साहित्य सभा कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हिंदुस्तानी साहित्य सभा दिल्ली में स्थित है। वर्ष 2021 का साहित्य क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है उसका नाम है काका साहेब कालेलकर राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और आपको यह बताना है इनमें से किस व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया? डॉक्टर जितेंद्र सोनी को, देवेंद्र झाझड़िया को, रामदयाल शर्मा को और कलराज मिश्र को। तो ये तो दोनों बात हमारी हो गई, ये पद्म भूषण से संबंधित है, ठीक है। पूर्व में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। रामदयाल शर्मा जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। और कलराज मिश्र जो है वो राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र हमारे क्या हैं? राज्यपाल हैं। और ये पहले में हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर भी राज्यपाल की भूमिका निभाकर आए हैं। प्लस इसके अलावा 26 तारीख को इन्होंने राजभवन में संविधान पार्क जो, उस संविधान पार्क का इन्होंने क्या किया था? उद्घाटन अभी हाल ही में संविधान पार्क जो उसकी भूमिका रखी थी। तो इसका सही जवाब जो है वो ध्यान रखना डॉक्टर जितेंद्र सोनी है। पहले पूर्व में ये नागौर के कलेक्टर रहे हैं। नागौर कलेक्टर रहते हुए उनको डिजिटल जो है उस क्षेत्र में काम करने के लिए अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले डिजिटल जो पुरस्कार प्रदान किए गए थे उसमें भी इनको सम्मानित किया गया। और अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान में अपनी क्या दे रहे हैं? सेवाएं दे रहे हैं। तो हाल ही में हिंदुस्तानी साहित्य सभा दिल्ली के द्वारा इनको साहित्य क्षेत्र का काका साहेब कालेलकर राष्ट्रीय प्रोत्साहन सम्मान जो है वो अभी हाल ही में इनको क्या किया गया है? दिया गया है, ठीक है। हाँ चलिए अगला जरा देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, राज्य नेशनल इंक्यूबेशन डिजीज सेंटर एनसीडीसी कहां खोला जा रहा है ये बताइए जरा। अभी हाल ही में राजस्थान में ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो देखिए राज्य में नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर एनसीडीसी इसका नाम है, ठीक है। यानी कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर जो है एनसीडीसी कहां खोला जा रहा है ये आपको बताना है। राजस्थान में नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर जो है कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य सेवाएं जो है इन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान की सभी इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उनको ध्यान से देखा जाए। तो अभी हाल ही में राजस्थान में ऐसा किया जा रहा है। और राजस्थान में नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर एनसीडीसी कहां खोला जा रहा है आपको यह बताना है। तो इसका सही जवाब मेरे हिसाब से आप सभी बता पाएंगे। यानी राजस्थान में ऐसा कहां किया जा रहा है? तो राजस्थान में यह सेंटर कहां खोला जा रहा है? जयपुर में खोला जा रहा है। एक बार अस्थायी रूप से नया सेंटर यहां बन रहा है, लेकिन अस्थायी रूप से यह कहां पर काम करेगा? राजस्थान के प्रतापनगर में। प्रतापनगर जो है प्रतापनगर यहां पर इसको अस्थायी रूप से एक बार चलाया जाएगा। सीकर जिला जो है यहां पर पुलिस के लिए योग साधना केंद्र जो है, पुलिस योग साधना केंद्र जो है वो कहां खोला जा रहा है? सीकर में खोला जा रहा है। चूरू में देवेंद्र झाझड़िया और चूरू का देवेंद्र झाझड़िया का संबंध कहां से है? चूरू से है। इसके अलावा यहाँ का चांदी का गोला दागे जाने वाला जो आपका कीड़ा है वो भी प्रसिद्ध है। जो जयपुर जो है वो आपको पता है राज्य की राजधानी है। इसके अलावा कई पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। और उदयपुर में यहाँ पर आपको यहाँ के महाराजा का नाम याद होना चाहिए, भोपाल सिंह। क्या थे? भोपाल सिंह या भूपाल सिंह जो हैं वो राजस्थान के एकीकरण के समय यहाँ पर तो थे कौन? आपके मानसिंह सेकंड। कौन थे? मानसिंह सेकंड जो है ये ध्यान रखना यहाँ पर थे। और भोपाल सिंह उदयपुर से संबंधित थे। भोपाल सिंह ने जब ये प्रलोभन दिया गया कि आप भी जूनागढ़ जैसी रियासतें हैं और आपकी भोपाल जैसी रियासतें हैं, ये रियासतें जब पाकिस्तान के साथ जा सकती है तो आप भी क्यों न प्रयास करें और हमारा इसमें सहयोग करें। क्योंकि उदयपुर एक ऐसा स्थान था, उदयपुर एक ऐसी रियासत थी जो यहां पर इन सब के बीच में आती थी। अगर जोधपुर जाना चाहता है या नीचे वाली भोपाल रियासत जाना चाहती है
तो इनके बीच में आती थी उदयपुर। तो कहीं ना कहीं उदयपुर बहुत बड़ा स्थान रखती थी राजस्थान के इन रियासतों के अंतर्गत। ये बहकाना चाहते थे कि कहीं ना कहीं उदयपुर भी हमारे बहकावे में आ जाए तो हमें बहुत फायदा होगा। तो अब भोपाल सिंह जी को यह कहा गया कि आप भी इधर आ जाइए हमारे साथ, आपको जो भी सेवाएं चाहिए हम देंगे। लेकिन यहां पर यह कहा गया भोपाल सिंह जी के द्वारा कि इस देश का नमक हमने खाया है, हमारे पूर्वजों ने इस देश की रक्षा की है, हम उसको कुछ क्षण भर में लुटा देना नहीं चाहते, हम आपके साथ कदापि नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान के साथ ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो वर्षों से हमारे पूर्वजों ने जो कमाया है वो कमाई ही हमारे पास है, और उसी की बदौलत हम आपके साथ इस प्रकार नहीं कर सकते और इस देश की जमीन के साथ इस प्रकार का धोखा हम नहीं करेंगे। तो वीपी मेनन और सरदार पटेल के नेतृत्व में, वीपी मेनन जो है, वीपी मेनन और किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल के नेतृत्व में। सरदार पटेल के नेतृत्व में जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, उस एकीकरण की प्रक्रिया में भोपाल सिंह जी को आपको पता है बड़ा सम्मान दिया गया, मान दिया गया। जब तीसरा चरण चल रहा था मत्स्य संघ के बाद पूर्व राजस्थान संघ, और उसके बाद जो तीसरा चरण चल रहा था, उस समय भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख जो है वो बनाया गया था। और आज भी अगर आप उदयपुर में जाओगे तो उदयपुर में सारी जो चीजें बनी हुई है सरकारी, वो महाराजा भोपाल सिंह के नाम पर बने। भोपाल सिंह कॉलेज है, भोपाल सिंह ग्राउंड है, ये सारे उनके नाम पर आज भी हैं। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिएगा। पूर्व सांसद बृजराज सिंह का निधन हो गया है, उनका संबंध राजस्थान के किस राज परिवार से था, आपको यह बताना है। और धौलपुर के जो महाराजा थे वो हमारी पूर्व जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी सिंधिया। धौलपुर के महाराजा जो हैं, धौलपुर के महाराजा जो थे वो किसके? हमारी वसुंधरा जी जो है ना, वसुंधरा राजे इनके क्या रहे हैं? इनके ससुर जी थे वो। धौलपुर के महाराजा क्या थे? वसुंधरा राजे के ससुर जी थे। ये भी कोशिश कर रहे थे कि भाई हम भी उत्तर प्रदेश में चले जाएं। तो ये धौलपुर रियासत जो है वो जयपुर के महाराजा मान सिंह सेकंड ने ये कहा था कि भाई ये अलवर भरतपुर धौलपुर है, इनको यूपी वालों को दे दो, यूपी में कर दो इन सबको। तो ये धौलपुर के महाराजा वसुंधरा राजे जी के क्या थे? ससुर थे। तो अलवर के थे तेज सिंह। अलवर के तेज सिंह जो है, इन पर आरोप लगा कि आपने महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं या महात्मा गांधी की जो साजिश है वो कहां पर रची गई थी? अलवर रियासत में रची गई थी, ऐसा इन पर आरोप लगाया गया। और एकीकरण के समय इनको कहां बुला लिया गया था? दिल्ली बुला लिया गया था। तो ये सब बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्व सांसद बृजराज सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। ये बृजराज सिंह राजस्थान के किस राज परिवार से संबंध रखते थे, आपको ये बताना है। आमेर रियासत जो है वो बीकानेर रियासत है, जोधपुर रियासत है और कोटा रियासत है। इनमें से कौन सा सही जवाब है? देखिए एकीकरण के समय यहाँ के शासक थे महाराजा हुनत सिंह जी यहाँ के थे, और ये बहकावे में आगे जिन्ना के। जिन्ना ने खाली पेपर इनको दे दिया कि जो भरना है वो भर लीजिए, लेकिन आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन बाद में वीपी मेनन ये जिन्ना के पास से दरवाजे से निकले, सामने मिल गए वीपी मेनन, और वो ले गए बाद में किसके पास? इनको माउंट बेटन के पास ले गए। और माउंट बेटन और वीपी मेनन ने दोनों ने मिलकर जोधपुर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। बीकानेर के शासक उस समय थे शार्दुल सिंह। कौन थे? बीकानेर के उस समय शासक थे शार्दुल सिंह, और आमेर के शासक आपको बता दिया मान सिंह सेकंड थे। तो इसका सही जवाब जो है वो कोटा है। कोटा रियासत जो है इसके पूर्व जो है राज परिवार से संबंध रखने वाले सांसद जो हैं वो बृजराज सिंह हैं, जिनका अभी हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। तो ये सब बातें मेरे हिसाब से आप लोग जानते होंगे। कोटा का 1857 की क्रांति का जो है वो आपको पता है मुख्य गढ़ रहा है। 1857 की जो क्रांति है उस समय सबसे व्यापक क्रांति अगर देखी जाए तो वो कहां पर हुई? सबसे ज्यादा कोटा में हुई थी। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिए। 14वां सवाल है, राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? ये सवाल इंपोर्टेंट है अब आगामी परीक्षाओं के लिए, जरा देख लीजिएगा। राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? कुशल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव है। फर्स्ट महिला मुख्य सचिव है ये राजस्थान में, प्रथम महिला। अब सेकंड महिला जो है वो किसको मिला है? वो का सेकंड महिला महिला मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो है वो किसको बनाया जा रहा है? उषा सिंह को बनाया जा रहा है। उसके कल आदेश जो है वो हो गए हैं। निरंजन कुमार आर्य जी का कार्यकाल समाप्त हो गया, कार्यकाल जो है वो क्या हो गया? कार्यकाल संपन्न हो गया है। और अब इन्हें हो सकता है, देखो कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई जानकारियां जो है
वो ऊपरी तरह से बातचीत ही चल रही है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है निरंजन आर्य जी को आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाए और राजीव महर्षि जो है उनको पद्म भूषण दिया गया और पूर्व में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं वसुंधरा के समय में। प्लस इसके अलावा वो राजस्थान से भारत में पहले सीएजी का पद भी संभाल चुके हैं और सीएजी का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 138 से 151 के मध्य में आपको देखने को मिलता है। सरकार जो पैसा खर्च करती है, पैसा खर्च करने से पूर्व जो है वो ये कुछ नहीं करता है, लेकिन पैसा खर्च करने के बाद उसकी जांच करने का काम करता है कि पैसा किस उद्देश्य के लिए लिया गया और क्या उस उद्देश्य में ही यह पैसा खर्च किया गया था। हाँ जी, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है, जो अभी हाल ही में उसको क्या कर दिया गया, खोल दिया गया है। हाँ जी, मेहराब खां, जयदयाल, ठीक बात है। तो अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। उषा सिंह का नाम अब जरूर याद रखना। तो उषा सिंह राजस्थान की द्वितीय महिला चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव बनने जा रही है। कुशल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव के रूप में रह चुकी है। निरंजन आर्य अभी हाल ही में थे और राजस्थान के प्रथम दलित मुख्य सचिव थे। राजस्थान के फर्स्ट दलित, जिनको अपन कह सकते हैं दलित जो है वो चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के रहे हैं, उनका नाम निरंजन आर्य जी हैं। अब बात करते हैं आज के अंतिम सवाल पर, और आज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो ये रहा। मेजर भरत सिंह झाला ने दूसरी बार सेना मेडल दिए जाने की घोषणा की गई है। इनका संबंध राजस्थान में कहां से रहा है, यह है आपको बताना है। चलिए, यहां लिखा है मेजर भरत सिंह झाला। मेजर भरत सिंह झाला जो है, इनका नाम आपको देखना है। इनको दूसरी बार सेना मेडल दिए जाने की घोषणा की गई है अभी हाल ही में। तो ये राजस्थान के कहां से संबंध रखते हैं? जोधपुर से, उदयपुर से, करौली से, अलवर से, कहां से संबंध रखते हैं जरा बताइएगा। जोधपुर, उदयपुर, करौली, अलवर, क्या सही है इसका? राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतों में अगर बात की जाए तो राजस्थान की एकीकरण से पूर्व जोधपुर है, उदयपुर है और एक रियासत है जिसका नाम है बीकानेर, एक रियासत है जिसका नाम क्या है, जयपुर है। ये 4 रियासत ऐसी थी जिनको ये कहा गया कि जो कंडीशन हमने अलग रहने की दी है, यानी जिनकी वार्षिक आय इतनी और जिनकी जनसंख्या इतनी हो, जिसकी 1 लाख, ठीक है, 1 करोड़ जो है 10 लाख की जिसके पास जनसंख्या और 1 करोड़ की जिसकी आय हो, वो रियासत क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। उस समय राजस्थान की ये 4 रियासत ऐसी थी जो इस मसले को पूरा करती थी, जिसका नाम था जोधपुर रियासत, उदयपुर रियासत, बीकानेर रियासत और जयपुर रियासत। लेकिन उसके बावजूद भी 2 व्यक्ति जो हैं, वीपी मेनन और सरदार पटेल के नेतृत्व के कारण इनको भी राजस्थान में क्या कर लिया गया था, मिला लिया गया था। हाँ जी, रीना जी बोलिए। यहां पर है 20 सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं, तो एकदम सही जवाब है आपका, ठीक है। हाँ, ये सही जवाब है उदयपुर। उदयपुर से संबंधित है कौन, आपके भरत सिंह झाला जो है। भरत सिंह झाला का संबंध कहां से है, भरतपुर से, और इनको दूसरी बार जो है वो सेना मेडल से क्या किया जा रहा है, नवाजा जा रहा है। ये इसका सही आंसर है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। करौली रियासत जो थी, करौली रियासत ने 1857 की क्रांति में आपको पता है किस रियासत का सहयोग किया था। अलवर के एकीकरण के समय मैंने बताया आपको, तेज सिंह जो थे उन पर महात्मा गांधी की हत्या जो है उसमें सहयोग करने का क्या लगा था, आरोप लगा था। तो चलिए अब सभी मित्रों से लेते हैं विदा। आज की सवाल जितने 15 सवाल थे हमारे सामने, उन सभी सवालों पर मैंने बातचीत करने की क्या की है, कोशिश की है। और आप सभी इसी प्रकार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, आनंद से तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर्स पर निगाहें बनाकर रखिएगा, तो आप लोगों की बहुत सारी चीजें जो है वो कवर हो जाती है उसके साथ साथ ही। तो अगली क्लास में आप लोगों से उषा शर्मा, ठीक है, कहाँ की रहने वाली है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, कल की क्लास में अगर होगी तो इस पर बातचीत कर लेंगे। तो अभी बातचीत करते हैं अगले कुछ क्लास के बाद में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए, ठीक है। उषा जी के बारे में जितनी भी जानकारियां और होगी वो जानकारी भी आपके सामने रख दी जाएगी। तो चलिए मित्रों, हैव ए नाइस डे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।